हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक का। इस चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो आज हम लोग बस इसके कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, ज्यादा फोकस नहीं रहेगा टॉपिक के अंदर का, बट इसके कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है आगे के टॉपिक्स के लिए। और आज हम लोग ये जानेंगे कि पॉलिसी, ये मतलब चैप्टर एक्चुअली में है कि किस टॉपिक पे है, राइट एक्चुअली। लेकिन मैं आप सभी से और एक चीज चाहता हूँ कि मैंने आप सभी को फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो ये जो एक चैप्टर है जो जिसके बारे में मैंने आप सभी के पास शेयर किया था, क्या डिमांड एंड सप्लाई है, ये सारी चीजें बच्चों ये क्या करना है, आपको पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा, मैं आपको इस चैप्टर में जो हम लोग करने वाले हैं ना, यहाँ पे एक्चुअली में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे डिवैल्यूएशन क्या है, तो ये सारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना आपको यहाँ पे मिलने वाली है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप क्या करो, ये वाली लेक्चर्स भी देख लेना। फॉरेन एक्सचेंज रेट वाली चैप्टर है और एक दूसरी वाली है हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली चैप्टर। ये जो चैप्टर देख लोगे ना, इजिली आपसे क्या हो जाएगा, इजिली आपसे ये इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 और इकोनॉमिक पॉलिसी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो आपको इजिली वहां से सारी लेक्चर्स मिल जाएगी। तो अब बढ़ते हैं कि चैप्टर में एक्चुअल में हमें किस टॉपिक में पढ़ना है। देखो, मैं यहाँ पे 1991 लिख रहा हूँ। ठीक है, इस साल को आप क्या करो, बेस मान लो। अब देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 का है। 1991 का मतलब है इता, इकोनॉमिक से लेकर इतना मतलब है बिफोर 1991, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 का मतलब है 1991 के पहले। तो बिफोर 1991 के मतलब है पहले, 1991 के पहले। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 का मतलब होता है 1991 से पहले। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब होता है 1991 के बाद। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब बच्चों 1991 के बाद। तो 1991 क्या एक बेस है। 1991 के पहले हम लोग पढ़ने वाले क्या गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसीज करते थे, कैसी चीजों को फॉलो करते थे। और एक टॉपिक पढ़ेंगे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, जहां पर हम ये जानेंगे कि 1991 के बाद गवर्नमेंट ने कौन सी नई पॉलिसी लाई, क्या लाई। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 1991 के पहले क्या होता था, गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी फॉलो किया करती थी, और 1991 के बाद गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी को फॉलो किया करती थी। हमें इस चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ना है। ठीक है, तो बोथ चैप्टर का मतलब है इसका मतलब 1991 के पहले, इसका मतलब है 1991 के बाद। ठीक है, देखो बच्चों, पहले ना 1991 के पहले ना बच्चों गवर्नमेंट ना एलक्यूपी पॉलिसी को फॉलो करती थी। ठीक है, और 1991 के बाद ना गवर्नमेंट क्या करती थी, एनईपी पॉलिसी को फॉलो करती थी। ये एक्चुअली में ना एनईपी पॉलिसी क्या है, इसके बारे में थोड़ी देर के बाद जानेंगे, लेकिन पहले अभी एलक्यूपी की पॉलिसी के बारे में जानते हैं। देखो, एल का मतलब है लाइसेंस, क्यू का मतलब है कोटास, पी का मतलब है परमिट्स इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, जो गवर्नमेंट ने 1991 के बाद लाया, इसमें ना बच्चों इस पॉलिसी में ना तीन चीजें आती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो एक्चुअली में ये सारी चीजें है क्या, इसको जानते हैं। देखो, 1991 के पहले क्या करती थी गवर्नमेंट, लाइसेंस, कोटास और परमिट्स इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वाली पॉलिसी को फॉलो करती थी। यहाँ पे लाइसेंस वाली इसमें होता क्या था, जो भी बच्चों प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, जो भी प्राइवेट सेक्टर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट उनको कहती थी कि अगर तुम्हें चालू करना है ना अपना बिजनेस को, प्राइवेट सेक्टर्स को कहती थी अगर तुम्हें अपना बिजनेस या कंपनी अपनी चालू करना है तो तुम्हें तो हमें सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। और गवर्नमेंट बच्चों लाइसेंस ना उस समय 1991 के पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, प्राइवेट सेक्टर्स को लाइसेंस इतना इजिली नहीं देती थी। पता है, उनको बहुत कठिनाइयों से जाना पड़ता था प्राइवेट सेक्टर को, तब जाके उन्हें लाइसेंस मिलता था। ठीक है, तो एक चीज मैं अभी भी आपको बता देता हूँ। देखो, 1991 के पहले क्या होता था बच्चों, गवर्नमेंट ना वो जलती थी प्राइवेट सेक्टर से, जैसे आप सब भी जलते होंगे किसी से या कोई आपसे जलता होगा, है ना। वैसी सेम चीज गवर्नमेंट भी क्या करती थी, प्राइवेट सेक्टर से जलती थी 1991 के पहले। ठीक है, गवर्नमेंट को ये लगता था कि वो जो प्राइवेट सेक्टर है ना, गवर्नमेंट सेक्टर को ये लगता था, गवर्नमेंट कह पब्लिक सेक्टर को, कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो हमसे आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट की ये मेंटेलिटी थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, कहीं ना कहीं उन्हें जेलिसी थी प्राइवेट सेक्टर से, आप ये भी समझ सकते हो। अब सेकंड बच्चों, सेकंड क्यू का मतलब है कोटास। यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट को मैंने अभी बताया, गवर्नमेंट ये चाहती थी कि पब्लिक या फिर गवर्नमेंट सेक्टर का रोल क्या हो जाए, बढ़ जाए, और प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये गवर्नमेंट का एक्चुअली में मोटिव था, रोल था। ठीक है, गवर्नमेंट चाहती थी कि रोल पब्लिक सेक्टर का बन जाए, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का रोल क्या हो जाए, बढ़ जाए, प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या हो जाए, कम हो जाए। लेकिन बच्चों इसे होने क्या लगा, इससे ना बहुत ज्यादा करप्शन होने लगा, इनएफिशिएंसी आने लगी, टेक्नोलॉजी कम होने लगी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो होता क्या है। देखो, अगर पूरी कंट्री अगर गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगी ना, तो बच्चों वहां पे क्या हो जाएगी, करप्शन आ जाएगी। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आप देख लेना कि जितने भी गवर्नमेंट वर्कर्स है, ठीक है, वो भी क्या करते हैं बच्चों, करप्शन करते हैं। ठीक है, जो पैसा गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए करती है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वर्कर्स क्या करते हैं, सभी की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो पैसा देती है उस पैसे को वो अपने ऊपर खर्चा करते हैं, ना कि गवर्नमेंट ने जिस पर्पज से उन्हें पैसा दिया उसमें यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, मतलब मान लो मे बी गवर्नमेंट ने दिया होगा कि पेंटिंग के लिए पैसा दिया होगा, तो क्या करते हैं कोई कोई गवर्नमेंट वर्कर्स, वो क्या करते हैं,
उस दीवार को क्या पता है क्या करेंगे, बहुत मतलब मान लो कि गवर्नमेंट ने उन्हें दिया होगा एकदम अच्छी क्वालिटी पेंट के लिए उन्हें पैसा दिया होगा, तो पता है गवर्नमेंट वर्कर्स कुछ क्या करते हैं, वो क्या कर देंगे, पुरानी क्वालिटी का पेंट लगा देंगे और अच्छी क्वालिटी का जो भी पैसा बचेगा ना खुद खा लेंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों करप्शन भी होता है अगर आप ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेक्टर को पावर दोगे। इनएफिशिएंसी, देखो इनएफिशिएंसी का मतलब ये है कि देखो आप भी अगर गवर्नमेंट वर्कर्स को देखोगे वो क्या रहते हैं, एकदम रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि पता है वो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, राइट। तो उन्हें क्या है कि उन्हें निकालने, कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट वर्कर्स को उनकी जॉब से कोई भी निकालने वाला नहीं है, तो वो एकदम रिलैक्स बैठे रहते हैं। तो रिलैक्स बैठे रहते हैं ना, तो अपना काम अच्छे से नहीं करते। तो कहीं ना कहीं बच्चों इससे ना कंट्री को बहुत भारी पड़ जाता है, तो कंट्री में क्या आ जाती है, इनएफिशिएंसी आ जाती है। लेकिन बस गवर्नमेंट वर्कर्स को आप देखोगे ना, तो उन्हें बस गवर्नमेंट, जैसे इलेक्शन के समय हो गया, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इलेक्शन के समय बस गवर्नमेंट वर्कर्स को कहती है कि भाई तुम्हें आना ही आना है, नहीं तो अदरवाइज बाकी पूरे साल भर या कुछ स्पेशल बाकी पूरे साल भर वो क्या रहता है, एक्चुअली में फ्री रहते हैं, ठीक है, आराम से काम करते हैं, जिसके कारण पूरी कंट्री में क्या हो जाता है, उन्हें मतलब पूरी कंट्री में इनएफिशिएंसी आ जाती है। टेक्नोलॉजी, हाँ, अगर आप पब्लिक को पावर दोगे और प्राइवेट को पावर कम दोगे ना, इससे क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी में कोई असर नहीं, मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी नहीं। अब कैसे, देखो मान लो अगर कोई भी कंट्री में, मान लो कि जैसे मान लो ये फ्लिपकार्ट है, राइट, ये फ्लिपकार्ट है, ये अमेजन है, ये मान लो ये अलीबाबा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब मेरी बात एकदम ध्यान से समझना, देखो मान लो कि अगर आपने प्राइवेट सेक्टर का भी रोल क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है, और पब्लिक सेक्टर का भी रोल आपने बढ़ा दिया, तो इससे ना बहुत फायदा होगा। देखो क्या फायदा, देखो मान लो ये अमेजन वाला है, ठीक है, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, ये तीनों का काम क्या है, प्रोड्यूसर से सामान लेना, कस्टमर्स को सामान बेचना, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, ये इनका काम है। अब मान लो कि ये अलीबाबा ने, मतलब मान लो ये अलीबाबा, ये चाइना की कंपनी है, अमेजन यूएसए की कंपनी है, फ्लिपकार्ट इंडिया की कंपनी है, ठीक है। जैसे ही चाइना की कंपनी अलीबाबा, जैसे ही पता चल जाएगा, मतलब अलीबाबा ने मे बी मान लो कि उन्होंने क्या कर दिया, अपनी कंपनी के लिए क्या कर दिया, टेक्नोलॉजी, मतलब अच्छी सी मशीन ला ली अपनी कंपनी के लिए, तो इससे क्या हो जाएगा, अमेजन को पता चल जाएगा, अमेजन को पता चल जाएगा, अरे भाई हमारा जो कॉम्पिटिटर है ना अलीबाबा, इसने अच्छी सी मशीन लाई, तो क्या होगा, अमेजन वाला भी अच्छी मशीन लाएगा, इसका देख के फ्लिपकार्ट वाला भी लाएगा। मान लो वैसे अमेजन ने कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी ला ली, तो वैसी अलीबाबा को पता चल जाएगा, वैसे फ्लिपकार्ट को भी पता चल जाएगा कि भाई अमेजन ने ऐसी वाली टेक्नोलॉजी लाई, हमें भी टेक्नोलॉजी अपनी कंपनी में लाना है। तो क्या रहता है बच्चों, आपस में ये क्या करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। आखिर में ये सब आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से जलते हैं, ये चाहते नहीं है कि हमारे सामने वाला जो कॉम्पिटिटर है वो आगे जाए, ठीक है। तो उन्हें जैसे ही पता चलता है हमारा कॉम्पिटिटर आगे जाता है, तो ये भी आगे जाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप पब्लिक सेक्टर का भी रोल बढ़ाओगे, प्राइवेट सेक्टर का भी रोल बढ़ाओगे। अब देखो इससे हो क्या जाएगा, मान लो कि गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट की कंपनी, अब जैसी गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि भाई प्राइवेट सेक्टर जितनी भी कंपनीज है ना बच्चों, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सारी ये क्या प्राइवेट कंपनीज है, अब ऐसी गवर्नमेंट को भी पता चलेगा कि भाई हम प्राइवेट सेक्टर्स तो सारे आगे बढ़ रहे हैं, और गवर्नमेंट को जैसे ही पता चल जाएगा कि भाई अगर इन लोग को अगर हम लोग ऐसी छोड़ देंगे तो इन लोग तो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज को बंद कर देंगे, तो गवर्नमेंट कंपनीज भी क्या करती है, इनको इनसे प्राइवेट सेक्टर से क्या करती है, जलती है, तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, सोचती है कि यार मुझे भी टेक्नोलॉजी लाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं बच्चों क्या करती है, गवर्नमेंट भी अच्छी टेक्नोलॉजी को लाती है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप पब्लिक सेक्टर को रोल भी बढ़ाओगे, प्राइवेट सेक्टर का भी रोल बढ़ाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, गवर्नमेंट क्या करती थी 1991 के पहले, क्या करती थी, सिर्फ पब्लिक सेक्टर की बढ़ाती थी पावर, और प्राइवेट का कोई रोल कराती नहीं थी। तो अब जब प्राइवेट का ही रोल नहीं होता, तो इन लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को देखते भी नहीं है, जितनी भी कंपनीज रहती है वो क्या करती है, आपस में एक दूसरे को देखती नहीं है। अब गवर्नमेंट सोचती है अरे यार हमारा तो कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, अब जैसे कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होगा तो गवर्नमेंट भी आराम से बैठी रहती है। तो इसके कारण क्या हो जाता है बच्चों, मैंने अभी कहा इनएफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। तो यही एक वजह है कि जब आप पब्लिक सेक्टर को पावर दोगे ना और प्राइवेट सेक्टर को पावर नहीं दोगे, तो ये सारी सिचुएशन आने लग जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत बेकार सिस्टम था जो इंडिया करती थी फॉलो 1991 से पहले। अब थर्ड हमारे पास परमिट्स इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब क्या होता था, परमिट्स इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बच्चों, ये क्या, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आपने मेरी पुरानी वाली जितनी भी चैप्टर्स अगर वो पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। बच्चों इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या रहता है, इंडिया क्या करता था 1991 के पहले, वो क्या करता था, जितनी भी इंडिया की कंपनीज है उनको क्या करता था, प्रोटेक्ट करता था बाहर की कंट्री से। अब आप मुझे एक लॉजिक चीज बताओ, अगर आप घर में बैठे रहोगे, ठीक है, अगर आप घर में बैठे रहोगे ना तो आपको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। आप अगर घर में बैठे रहोगे ना तो आप सोचोगे यार मैं ही एक, अगर आप सिर्फ घर में बैठे रहोगे तो आप यही सोचोगे कि यार सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे ऊपर और कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो आपकी मेंटेलिटी ऐसी होगी। लेकिन जैसे आप घर के बाहर निकलोगे, बाहर की दुनिया देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा नहीं भाई बाहर की दुनिया तो मुझसे भी आगे है करके, मुझे भी उनके जैसा बनना है, ठीक है। तो सेम चीज, यही प्रॉब्लम थी बच्चों। क्या होता था 1991 के पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, इंडिया की इंडस्ट्री को क्या करती थी, घर में बैठे मतलब इंडिया के अंदर ही रखती थी, बाहर की कंट्री से ना प्रोटेक्ट करती थी। तो इंडिया वाले लोगों को लगता था, इंडिया की कंपनीज को लगता था कि भाई हम ही आगे हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा था बच्चों, इंडिया वाले
इंडिया वाली कंपनी क्या करी थी बच्चों, टेक्नोलॉजी में आगे जा ही नहीं पा रही थी। देखो मान लो कि अगर हम गवर्नमेंट क्या करती 1991 में, अगर क्या करती कि इंडिया की कंपनीज को बोलती कि भाई तुम लोग चले जाओ बाहर की कंट्री में, और बाहर की कंट्री की कंपनीज को देखो कैसे काम कर रहे हैं, तो इंडिया वालों को पता चलेगा नहीं भाई बाहर की कंपनी जो है वो हमसे भी आगे है, उनके पास हमसे भी अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो क्या होगा, इंडिया वाले भी अपनी कंपनीज को क्या करेंगे, वैसी वाली टेक्नोलॉजी अपनी कंपनीज बनाएंगे और क्या करेंगे, बाहर की कंट्रीज के साथ इक्वल स्टेटस बनाने की क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं था। 1991 से पहले क्या करती थी गवर्नमेंट, हमेशा चाहती थी कि वो इंडिया की कंपनीज को प्रोटेक्ट करे। अब वो प्रोटेक्ट करती थी तो बाहर की इंडिया की कंपनी बाहर की कंट्री में जा ही नहीं पाती थी। अब जा नहीं पाती थी तो उन्हें पता ही नहीं चलता था बाहर की टेक्नोलॉजी कितनी आगे है, तो बस इंडिया वाले सोचते थे कि भाई हम ही ऊपर है। लेकिन ऐसा गलत था, ठीक है, और ये एक्चुअल में गलत भी साबित हुआ। ठीक है, तो बच्चों 1991 के पहले ना बच्चों ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी हमारे पास। ठीक है, तो ये है बेसिकली चैप्टर। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, अब देखो 1991 में गवर्नमेंट को पता चल गया कि भाई ये सब प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रही है। तो गवर्नमेंट को पता चला तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये तो हमारी इंडिया की बहुत बेकार बात होगी। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक नई पॉलिसी निकाली। ठीक है, नई पॉलिसी निकाली। इस पॉलिसी का नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे हम शॉर्ट में NEP NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। जो एक्चुअली में क्या हुआ था, जुलाई में आया था 1991 में। ठीक है, 1991 में जुलाई के समय आया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये सारी प्रॉब्लम्स को वो खत्म कर दे एक नई पॉलिसी को लाकर। ठीक है, अब ये नई पॉलिसी मैं बताता हूँ, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, ये बच्चों 3 इसमें डिवाइड है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब ये क्या होगा बच्चों, ये लाइसेंस सिस्टम को खत्म करने के लिए क्या बनाया गया, लिबरलाइजेशन सिस्टम बनाया गया। यहाँ पे क्या होता था, अब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जो भी प्राइवेट कंपनीज है ना, अब उनको अगर स्टार्ट करना है तो उन्हें लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं क्या हो गया बच्चों, एक जो प्रॉब्लम आ रही थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई। अब वैसे ही जैसे कोटा सिस्टम था, जहां पे गवर्नमेंट क्या चाहती थी, सिर्फ पब्लिक सेक्टर की पावर बढ़ाए, प्राइवेट सेक्टर की पावर को घटा दे। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो गवर्नमेंट ने बोला यार इस कोटा वाली पॉलिसी को हटाओ, इसके जगह नई पॉलिसी को लाओ जिसका नाम है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था, रोल बढ़, इसमें क्या इंडिया की गवर्नमेंट चाहती थी कि रोल बढ़ा दो पब्लिक सेक्टर का भी, प्राइवेट सेक्टर का भी, जिससे क्या हो जाएगा, करप्शन कई हद तक कम हो जाएगा, इनएफिशिएंसी जो है कंट्री में वो भी कम हो जाएगी, और टेक्नोलॉजी क्या होगी, बढ़ने लगेगी। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि जब 3 कंपनीज एक साथ आएगी तो वो क्या करेगी, आपस में एक दूसरे से जलेगी और आपस में क्या करेगी, एक दूसरे के आगे जाने की कोशिश करेगी। तो कहीं ना कहीं हर कंपनी क्या करेगी, आगे बढ़ेगी। तो जिससे क्या हो जाएगा, बहुत हद तक बच्चों प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कोटा सिस्टम को चेंज करके प्राइवेटाइजेशन सिस्टम लाया। ठीक है, अब परमिट्स इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, अभी मैंने बताया कि क्या करती थी इंडिया की गवर्नमेंट, प्रोटेक्ट करती थी बाहर की कंट्री से, ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रीज को। लेकिन ग्लोबलाइजेशन में क्या होता था बच्चों, इंडिया ने बोला कि नहीं भाई अब तो क्या होगा, बाहर की जितनी भी कंट्रीज है वो भी क्या करेगी, इंडिया में आके अपना काम को कर सकती है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो मारुति सुजुकी है ना, तो बच्चों पहले तो सिर्फ मारुति हुआ करती थी, सुजुकी तो बच्चों 1991 के बाद होने लगी। अब ये क्यों होने लगी, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये पॉलिसी आई ना, तो गवर्नमेंट ने बोला कि बाहर की कंट्री भी इंडिया में आ सकती है। अब देखो मारुति को ये चीज पता चल गई कि भाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या हो गया, गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, बाहर की कंट्री भी इंडिया में आने लगी। तो मारुति सुजुकी ना पता है बहुत घबरा गई। पहले तो सिर्फ मारुति हुआ करती थी, तो मारुति कंपनी ना सिर्फ घबरा गई। उन्हें लगा कि अरे भाई फोर्ड जैसी बड़ी बड़ी कंपनी, आपको पता है ना फोर्ड टॉप 10 ऑटोमोबाइल्स कंपनीज में आती है। ठीक है, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आ जाएगी और जैसे फिएट भी आ जाएगी। तो ये एक तरीके ना मारुति को बहुत डर लगने लग गया, और मारुति को लग रहा था अरे भाई इतनी बाहर की कंट्रीज आने लग गई तो फिर हमारा तो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो मारुति सुजुकी ने क्या किया बच्चों, सुजुकी के साथ, जापान की जो कंपनी है सुजुकी, उनके साथ हाथ मिला दिया। तब जाके ये क्या हो गया, मारुति सुजुकी का नाम बन गया। ठीक है, तो मारुति सुजुकी क्या करने लगे, एक साथ काम करने लगे, एक साथ काम करने लगे। तो आज मारुति सुजुकी जो भी कंपनीज है वो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ इक्वल स्टेटस में, एक्चुअल में है भी नहीं, लेकिन हाँ कहीं हद तक एक तरीके से बेकार कंडीशन में नहीं कर सकते, बहुत अच्छी कंडीशन में है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है बच्चों। तो जब तक मैंने अभी आपको बताया, जब तक मारुति क्या थी, इंडिया में थी, अपने घर पे थी, तब तक उसको कुछ पता नहीं था। जैसे उसे पता चल गया कि भाई बाहर की कंट्री आ रही है, हम पे भारी पड़ रहा है, ठीक है, और मारुति को पता चला इनकी टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा है, तो इसने क्या किया, इमीडिएटली सुजुकी के साथ हाथ मिला दिया। तो दोनों ने मिलकर बाकी कंपनी के साथ इक्वल स्टेटस बनाने की कोशिश करती। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन बच्चों ये है। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, आप हर कंट्रीज को अलाउ कर देती है आपकी कंट्री में आए, और आप अपनी कंट्री की इंडस्ट्रीज को अलाउ कर देते हैं कि आप बाहर की कंट्री में जा सकते हो। ठीक है, अपना बिजनेस को चालू करने के लिए। तो बच्चों ये था बच्चों 1991 की पॉलिसी, जो कि चेंज होकर बन गई 1991 की बाद की पॉलिसी, जिसका नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर बच्चों लिबरलाइजेशन आता है, प्राइवेटाइजेशन आता है, ग्लोबलाइजेशन आता है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर एक्चुअल में है क्या। तो ये जो आप देख रहे हो ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये एक्चुअल में इसका एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। ये तो बस मैंने आपको थोड़ा चैप्टर समझाने के लिए बताया कि इस चैप्टर में एक्चुअल में हमें करना क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें यही करना है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसी कैसे बनाई और कैसे वो 1991 के बाद जाके चेंज कर दी। ठीक है, तो वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आगे वाली जितनी भी बच्चों लेक्चर होगी ना, तो इस लेक्चर में हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, जो जिसका नाम है लिबरलाइजेशन,
प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और ये जितनी भी पॉलिसीज है इसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। इसके बाद वाली पॉलिसी के बारे में हम लोग और डीप में जानेंगे लेकिन आगे वाली लेक्चर्स में, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे और एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि भाई ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की नीड क्या है, ठीक है, जरूरत है क्या। एक्चुअली मैंने आपको बता दिया कि करप्शन और कम करने के लिए, लेकिन इसके बारे में और थोड़ा डीप में जानते हैं तो आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को गवर्नमेंट की नीड क्या पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है फिस्कल डेफिसिट। सबसे पहले इसका मतलब जानो, फिस्कल डेफिसिट क्या मतलब होता है, बोरिंग्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट कितना कोई भी कंट्री से उधार मांगती है उसका नाम है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर या फिर कर दो माइनस एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, या फिर इससे हम और एक चीज बोल सकते हैं, जब एक्सपेंडिचर बड़ा होता है रेवेन्यू से तब हम कहते हैं उसे फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो बच्चों होने क्या लगा, हम ना बाहर की कंट्री से बहुत ज्यादा, इंडिया क्या करने लगी, बाहर की कंट्रीज ना बहुत ज्यादा बोरो करने लगी, उधारी मांगने लगी। तो इससे क्या हो गया, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन का बढ़ना का मतलब है महंगाई बढ़ गई। अब बच्चों जैसी महंगाई मिल गई ना तो हमें ना रॉ मटेरियल्स भी बहुत महंगे पड़ने लगे, ठीक है। अब जैसे रॉ मटेरियल महंगे पड़ने लगे ना तो क्या हो गया, हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में ऐसे भी सिटीजन थे जो करना चाहते थे प्रोडक्शन, लेकिन उन्हें पता चल गया यार बहुत महंगाई है तो इनपुट जो है, रॉ मटेरियल जो है वो भी हमें महंगा पड़ेगा, तो बेचारे लोग के पास पैसा नहीं होता था, जिसके कारण वो क्या कर पाते थे, प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे। तो हमारी कंट्री क्या करने लगी, डेट ट्रैप में फंसने लगी, ठीक है। मतलब डेट ट्रैप का मतलब है बच्चों कर्जों में फंसने लगी, ठीक है। तो इसकी ये भी एक वजह थी जिसके कारण गवर्नमेंट ने क्या किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई 1991 के बाद। सेकंड पॉइंट है बच्चों हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी डेफिसिट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था ना वहां पे हमारे करंट अकाउंट में क्या हो रहा था, नेगेटिव बैलेंस आ रहा था। अब देखो मैं इसको आपको समझाता हूँ, देखो मैंने ये सारी चीजें आपको एक बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर में बता दिया है, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको सब सारी चीजें बता दी थी। बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट क्या होता है, देखो करंट ऑफ अकाउंट में एक नेगेटिव बैलेंस भी आता है, पॉजिटिव भी बैलेंस आता है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, देखना है। तो बच्चों ये एक इतना बड़ा टॉपिक था जिसमें मेरे को 40 मिनट्स लग गए थे इस चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते, तो आप वहां से देख लेना। लेकिन क्या होता है अभी मैं बताऊंगा तो अभी पॉसिबल नहीं है वही सारी चीजों को। तो कहीं ना कहीं हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है वो क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, अनफेवरेबल आ रहा था, जो इंडिया के लिए बहुत बेकार बात थी, ठीक है। तो होने क्या लग गया था, तो इसलिए गवर्नमेंट नेगेटिव बैलेंस आता है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ला दी। अब है हमारे पास गल्फ क्राइसिस। देखो 1991 के पहले ना इंडिया को बच्चों सबसे ज्यादा ना पैसा, सबसे ज्यादा जो पैसा मिलता था ना वो गल्फ कंट्री से मिला करता था। इंडिया को 1991 के पहले सबसे ज्यादा पैसा गल्फ कंट्री से मिला करता था। अब गल्फ कंट्रीज में से जैसे कुवैत हो गया, सऊदी अरेबिया, यूएई हो गई, कतार हो गई, ठीक है, बहरीन हो गई, तो ये सारी कंट्रीज क्या आती है बच्चों, गल्फ कंट्रीज से, गल्फ कंट्री को, मतलब ये सारी कंट्रीज जो है ये गल्फ कंट्रीज के अंदर आती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पैसा इंडिया को गल्फ कंट्री से पहले मिलता था। लेकिन क्या हो गया 1990 या 1991 में क्या हो गया था बच्चों, इराक और ईरान में क्या हो गया था, वॉर हो गया था, ठीक है। इराक और ईरान में क्या हो गया था, वॉर हो गया। अब क्या होने लग गया, गल्फ कंट्रीज को इससे बहुत ज्यादा घाटा होने लग गया। गल्फ कंट्रीज ने इराक और ईरान को बोला कि भाई तुम लोग वॉर को रोक दो, अगर तुम लोग वॉर को कंटिन्यू करोगे तो इससे हम सभी कंट्रीज को भी घाटा होगा, ठीक है, पैसों से भी घाटा होगा, फिजिकली भी घाटा होगा हम सभी को, ठीक है। लेकिन इराक और ईरान ने इनकी बातों को इग्नोर कर दिया और वो पूरा वॉर करते रह गए। अब जैसे करते रह गए ना तो ये सारी गल्फ कंट्रीज को क्या हो गया, पैसे की कमी होने लगी। अब बच्चों इंडिया जैसी कंट्रीज जिनको सबसे ज्यादा पैसा गल्फ कंट्री से मिला करता था, इनके पास या पैसों की कमी होने लग गई इनकी वॉर के कारण, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के पास भी पैसा आना थोड़ा बहुत कम हो गया, ना के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये भी वजह थी जिसके कारण गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को ला दी। फिर फोर्थ पॉइंट है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बच्चों देखो जैसे ना आप सभी के पास ना ज्वेलरी होती है, ठीक है, आप सभी के पास क्या होती है, ज्वेलरीज होती है। अब क्या होता है कभी कभी जब भी आपके पास पैसे की कमी हो जाती है ना तो आप क्या कर लेते हो, अपनी ज्वेलरीज को ना क्या कर देते हो, गिरवी रख देते हो, है ना। तो बच्चों ऐसे ही जैसे आपके पास ज्वेलरी रहती है ना तो वैसे ही हर कंट्रीज के पास क्या रहती है, गोल्ड रिजर्व होता है। तो जैसे ही ना इंडिया के पास ना बच्चों पैसे की कमी हो गई ना तो इंडिया की ऐसी कंडीशन आ गई थी कि इंडिया को अपना ज्वेलरी मतलब गोल्ड रिजर्व क्या करना पड़ा, गिरवी रखना पड़ा वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, कि अपना वो क्या कर ले, जो भी डेट है उसको पे करने के लिए क्या करना पड़ा, इंडिया को अपना गोल्ड रिजर्व क्या करना पड़ा, वर्ल्ड बैंक के साथ गिरवी रखना पड़ा, जो कि बहुत बेकार बात है। अगर आप जो अपनी ज्वेलरी को गिरवी रखोगे ना तो वो बहुत बेकार बात होगी, मतलब वो ये दिखाएगी कि आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, ठीक है। वैसे ही सेम सिचुएशन क्या हुआ, इंडिया के साथ हुआ। तो इंडिया को मॉर्गेज करना पड़ा क्या, गोल्ड रिजर्व वर्ल्ड बैंक के साथ, कि वो अपना जो भी कर्ज है उसको पे कर पाए। अब है इसी ये भी एक वजह थी जिसके कारण हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमें लाना पड़ा। और एक आखिरी वजह है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ठीक है, या फिर पीएसयू का मतलब होता है बच्चों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अब बच्चों होने क्या लगा, बच्चों से होने क्या लगा, देखो
आपको अभी मैंने बताया था कि जो भी पब्लिक सेक्टर्स हैं, अगर मैंने आपको बताया था 1991 के पहले गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे ज्यादा रोल पब्लिक को देती थी, प्राइवेट को देती थी, जिसके कारण करप्शन, इनएफिशिएंसी और क्या होगी, टेक्नोलॉजी में भी क्या हो गई, घाटे आने लगी। तो गवर्नमेंट को लगा कि यार इसके कारण तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना, करप्शन ऑप्शन बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नई पॉलिसी ला दी जिसका नाम है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो यही एक वजह थी इसके कारण भी कि पब्लिक सेक्टर का जो भी मतलब परफॉर्मेंस है वो पुअर आ रहा था, जिसके कारण भी क्या हुआ, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी करना पड़ा। तो बेसिकली इस चैप्टर में मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है पॉलिसी, पहले क्या होती थी, बाद में क्या हो गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरतें क्या पड़ी। तो जरूरतें बच्चों यहाँ है, तो होपफुली इसको आप क्या कर लो, नोट कर लो। ठीक है, इसको आप क्या कर लो बच्चों, नोट कर लो पॉज करके। और ये भी सारी चीजें, बस इतना है। अगली लेक्चर्स में हम सभी और आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगली लेक्चर्स में हम लोग लिबरलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, प्राइवेटाइजेशन के बारे में जानेंगे, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप केस स्टडी, नोट्स, ये सारी चीज़ आप किधर से ले सकते हो। तो आपके पास जो भी ब्राउज़र है वो ओपन करना, चाहे वो क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, कोई भी हो। मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्रोम खोलोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली सर्च करना है बिंग कॉमर्स। ठीक, फिर एंटर कर दो। अब गाइस जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे गाइस आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज दिखेगा, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, जाके देख सकते हो 23,000 फॉलोअर्स है। फेसबुक भी कर सकते हो गाइस फॉलो। ठीक है, और गाइस यहीं पे आप देखो, नीचे आओगे, यहाँ यूट्यूब का है, नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बिंग कॉमर्स का, bingcommerce.in का वेबसाइट। यहाँ पे जाके क्लिक करो तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। अब गाइस जैसी वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पे ब्लॉग में आना, अपनी क्लास सिलेक्ट करना, जैसे क्लास 12 में हो। तो गाइस जैसे आप क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज में क्लिक कर दोगे तो आपको अब यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे नोट्स यहाँ पे है, बस रीड मोर करोगे तो पूरा उसका नोट्स खुल जाएगा। और गाइस अगर आपको केस स्टडी चाहिए तो क्लास 12 में जाना, केस स्टडी में यहाँ पे क्लिक करना, बिजनेस स्टडी से केस स्टडी में जाना, यहाँ पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, बिजनेस स्टडीज की केस स्टडीज मिल जाएगी। ठीक, तो गाइस ये लोड होने में तो टाइम लगता है। ठीक, तो ये अपने आप लोड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सारी केस स्टडी मिल जाएगी, आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत सारी केस स्टडी देख सकते हो, जूम भी करना चाहो तो पास भी लेके जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, और गाइस यहाँ पे अगर आपको क्लास 12 यहाँ पे हैंडी लेक्चर नोट्स का भी ऑप्शन है, मतलब ये लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट है, तो अगर आपको जल्दी रिवाइज करना होगा तो आप यहाँ पे भी चले जाओ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर आता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो आज हम लोग लिबरलाइजेशन का जो अच्छा टॉपिक है, बड़ा है थोड़ा सा, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आखिर में लिबरलाइजेशन का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। देखो, सबसे पहले मैं आपको माइनर टर्म्स में बताऊं तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता ये था, कंपनीज को क्या होता था, लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी स्टार्ट करने के लिए 1991 के पहले। मतलब जो भी प्राइवेट कंपनीज होती थी, ठीक है, उन्हें क्या पड़ती थी, लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी अगर उन्हें अपना बिजनेस को स्टार्ट करना। लेकिन क्या हो गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन पॉलिसी आ गई, मतलब जहां पे आपको प्राइवेट, अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर को स्टार्ट करना है तो उन्हें लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्या होता था बच्चों, लिबरलाइजेशन का मतलब अगर मैं आपको मीनिंग से समझाऊं तो लिबरलाइजेशन का मतलब यह है कि, या फिर इकोनॉमिक पॉलिसी है जहां पे हम क्या कहते हैं, रिमूव करते हैं अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन एंड गवर्नमेंट कंट्रोल जो बिजनेस में लगता है। मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है बच्चों, गवर्नमेंट क्या करती थी बिजनेस पे, क्या करती थी, मतलब गवर्नमेंट क्या करती थी लिबरलाइजेशन में, बिजनेस जो भी बिजनेस हुआ करते थे उनमें ना बच्चों बहुत सारे फालतू की रिस्ट्रिक्शन लगाया करती थी। ठीक है, वहां पे और जितने भी बिजनेस है ना उसमें क्या करती थी, गवर्नमेंट ना बहुत ज्यादा कंट्रोल करती थी। तो लिबरलाइजेशन में क्या हो गया, गवर्नमेंट ने इस चीज को हटा दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, तो यही है बच्चों इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो ठीक है, तो एक्चुअल में वो रिस्ट्रिक्शन, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे रिस्ट्रिक्शन क्या होता था, जैसे लिबरलाइजेशन पॉलिसी हुआ नहीं करती ना, उसके पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लाइसेंस स्टार्टअप जो भी प्राइवेट कंपनी से उनको स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन, हाँ देखो, अगर आपके पास आज पैसा है, ठीक है, आपका बिजनेस है, तो आप क्या सोचोगे, यार एक काम करो, मेरे पास पैसा है, एक काम करता हूँ अपना बिजनेस को मैं और बढ़ाता हूँ। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती थी, इस चीज में भी क्या करती है, रिस्ट्रिक्शन लगाती थी। ठीक है, ये भी एक चीज फालतू वाला रिस्ट्रिक्शन लगाया करती थी। टैक्स रेट, और बच्चों जो भी बिजनेस चलाते थे ना उनको टैक्स रेट बाप रे इतना ज्यादा देना पड़ता था कि आप सोच नहीं सकते। फिक्सिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ देखो गवर्नमेंट क्या करती थी बच्चों, जो बिजनेस का जो सामान है, ठीक है, उसका भी प्राइस जो है उसको भी सेट करती थी, बोलती थी कि जो हम सेट करेंगे तुम्हें उसमें बेचना पड़ेगा। ये भी एक फालतू का रिस्ट्रिक्शन था। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सब्सिट्यूशन, जिसे आप इंपोर्ट सब्सिट्यूशन कहते हैं, मतलब अगर आपको बाहर की कंट्री से सामान या कुछ भी लाना है, ठीक है, तो उसके लिए भी बच्चों बहुत किचकिच हुआ करती थी। तो ये भी गवर्नमेंट का फालतू का रिस्ट्रिक्शन था। ठीक है, तो आप देखोगे ये गवर्नमेंट के बच्चों ये सारे लिबरलाइजेशन के पहले ही गवर्नमेंट ये सारी फालतू चीजें करती थी। ठीक है, तो जैसे ही लिबरलाइजेशन पॉलिसी आ गई ना, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी बिजनेस पे वो फालतू के रिस्ट्रिक्शन, ऐसे फालतू फालतू रिस्ट्रिक्शन लगाया करती थी ना, ऐसे ऐसे उस रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों लिबरलाइजेशन पॉलिसी। ठीक है, तो होपफुली आपको आज कंसेप्ट में समझ में आ गया होगा लिबरलाइजेशन पॉलिसी एक्चुअल में होती क्या है। अब बच्चों एक चीज यहाँ पे याद रखना, ये तो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स बताए, ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत सारी है।
ठीक है, तो प्रॉब्लम्स को ना हमने 4 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, फिजिकल सिस्टम में और एक्सटर्नल सेक्टर में। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स को हमने 4 तरीकों में बांटे हैं। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन में है, इसमें हम लोग ये जानेंगे कि लिबरलाइजेशन के आने से, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी से आने से हर सेक्टर्स में जो जो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने अभी बताया ना, प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, तो मैंने बस छोटे से एग्जांपल्स में बताया, लेकिन प्रॉब्लम्स तो इससे भी ज्यादा है। तो हर प्रॉब्लम्स क्या है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम इस इकोनॉमिक रिफॉर्म में ये जानेंगे कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी के आने से ये जितने भी सेक्टर्स, हर चारों चीजों में जो भी प्रॉब्लम्स है, ये कितना खत्म हो गया है। ठीक है, तो वो हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन में 4 चीजों है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फिजिकल रिफॉर्म और एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। ठीक है, तो ये 4 के बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, ये वाला। ठीक है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डीप में जानते हैं। देखो, ये चीज ना, जो भी इंडस्ट्री है ना, उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। ठीक है, देखो, जैसे एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। देखो, जो भी प्राइवेट कंपनीज थी ना, तो उन्हें जैसे कभी कभी सिगरेट या फिर डिफेंस इक्विपमेंट या फिर केमिकल्स बनाने के लिए ना, उन्हें लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। लेकिन क्या हो गया, जैसी एएलपी का मतलब जानते हैं, आफ्टर लिबरलाइजेशन पॉलिसी, मतलब ये गवर्नमेंट जैसी इस पॉलिसी को, इस पॉलिसी के बाद क्या सिचुएशन हुई, इसका मतलब है एएलपी। और यहाँ पे बीएलपी का मतलब है बिफोर लिबरलाइजेशन पॉलिसी, मतलब इस पॉलिसी को लाने से पहले क्या सिचुएशन थी, उसको हम बीएलपी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखना, प्राइवेट कंपनीज को जैसे कुछ कुछ जैसे डिफेंस इक्विपमेंट हो गया, केमिकल्स हो गया, तो इसको स्टार्ट करने के लिए पता है गवर्नमेंट को लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। लेकिन जैसे लिबरलाइजेशन पॉलिसी आ गई, तो पता है गवर्नमेंट को लाइसेंस की जरूरत होने, गवर्नमेंट की मतलब गवर्नमेंट को लाइसेंस की जरूरत अब होने नहीं लगी। ठीक है, तो ये है सबसे पहले इसका मतलब एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। सेकंड पॉइंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ पब्लिक सेक्टर। हाँ, ये चीज आपको याद रखनी है। देखो, आपने सुना होगा अपनी लाइफ में पब्लिक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल। पब्लिक हॉस्पिटल ऐसी हॉस्पिटल्स होती है जो गवर्नमेंट के हाथ में होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में होती है। वैसे आपने प्राइवेट बस, पब्लिक बस भी सुना होगा, प्राइवेट स्कूल, पब्लिक बस भी सुना होगा। लेकिन क्या आपने अपनी लाइफ में प्राइवेट रेलवे या फिर पब्लिक रेलवे सुना है? नहीं, आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा अपनी लाइफ में, क्योंकि रेलवे जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रेलवे को रिजर्व कर लिया। गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई रेलवे से हमारे पास रहेगा, इसे प्राइवेट सेक्टर नहीं ले सकती। तो रिजर्व का मतलब बच्चों ये होता है। ठीक है, तो बिफोर लिबरलाइजेशन पॉलिसी, लिबरलाइजेशन पॉलिसी के पहले बच्चों पब्लिक सेक्टर के पास, मतलब गवर्नमेंट के पास ऐसे 17 इंडस्ट्रीज थी। जैसे मैंने बताया ना, रेलवे भी क्या, रेलवे इंडस्ट्री भी एक इंडस्ट्री है जो कि पब्लिक सेक्टर के पास ही है, वो और किसी के पास नहीं है। एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, डिफेंस, क्या आपने कभी अपनी लाइफ में सुना है प्राइवेट डिफेंस, पब्लिक डिफेंस? नहीं, क्योंकि वो डिफेंस इंडस्ट्री सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में रिजर्व है। ठीक है, तो बच्चों रिजर्वेशन का होपफुली अभी आपको मतलब समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, लिबरलाइजेशन पॉलिसी के पहले ना पब्लिक सेक्टर के पास 17 हुआ करती थी इंडस्ट्री रिजर्व। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट को पता चलेगा कि नहीं भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे गवर्नमेंट को लगा कि पहले गवर्नमेंट सोचती सिर्फ पब्लिक हॉस्पिटल ही बनाया जाए, सिर्फ पब्लिक स्कूल ही बनाया जाए, लेकिन गवर्नमेंट को पता चला कि नहीं भाई वहां पे तो करप्शन हो रहा है, इनएफिशिएंसी हो रही है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं भाई, जैसे लिबरलाइजेशन पॉलिसी आ गई ना, तो आफ्टर लिबरलाइजेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने बोला कि पब्लिक सेक्टर का जो रिजर्व है उसको कम कर दो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसे रिड्यूस कर दिया, उसे रिड्यूस कर दिया 17 से 8। मतलब गवर्नमेंट ये चाहती थी कि अब उनका जो 17 रिजर्व थी, ठीक है, अब उनमें सिर्फ गवर्नमेंट के पास सिर्फ 8 रिजर्व हो। मतलब वो क्या करने लगी, वो ये कहने लगे कि भाई अब जैसे भी पब्लिक स्कूल हुआ करते थे, जैसे सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही है, वो प्राइवेट वाले भी स्कूल खोल सकते हैं। जैसे पहले सिर्फ पब्लिक हॉस्पिटल्स हुआ करते थे, सिर्फ गवर्नमेंट के पास होते थे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अब हम वो रिजर्वेशन को अपने से निकाल रहे हैं, वो चीज पावर हम पब्लिक को, मतलब प्राइवेट को भी दे रहे हैं। मतलब प्राइवेट भी अब क्या कर सकता है, अपना स्कूल भी खोल सकता है, अपना हॉस्पिटल भी खोल सकता है। तो ये चीज है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कम होना। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों, देखो कम हो गया। पहले 17 इंडस्ट्री गवर्नमेंट के पास रिजर्व हुआ करती थी, लेकिन वो हो गई कम और हो गई 8 में। ठीक है, तो क्या हो गई, कम हो गई और आ गई 8 में। डी रिजर्वेशन ऑफ अ प्रोडक्शन एरियाज। ठीक है, अब बच्चों इसका मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। सपोज करना बच्चों, आपने एग्रीकल्चर चालू किया। ठीक है, एग्रीकल्चर में पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फार्मिंग करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो आप हमेशा चाहोगे कि भाई मेरा जो एग्रीकल्चर फार्मिंग हो ना, वो ऐसी जगह पे हो जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है, रिवर हो, जहाँ से आराम से एग्रीकल्चर में अच्छा पानी आते जाए। आप ऐसी चाहोगे। तो बच्चों ऐसे हर बिजनेस का भी ना एक पर्टिकुलर एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पे वो सबसे ज्यादा चलता है। ठीक है, लेकिन क्या होता था बच्चों, बिफोर लिबरलाइजेशन पॉलिसी, मतलब लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी है उसके पहले बच्चों क्या होता था, जो भी एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब बच्चों छोटी छोटी इंडस्ट्री, गवर्नमेंट क्या करती थी, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज का ना एक एरिया सेट कर देती थी। वो कहती थी कि भाई जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, वो इस एरिया पे ही काम करेगी। लेकिन इसे होने क्या लग गया बच्चों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को घाटा होने लग गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई मतलब लिबरलाइजेशन पॉलिसी जैसी लाई, आफ्टर लिबरलाइजेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जहां उन्हें सुटेबल लगे,
जिस एरिया में वो काम करना चाहेगी वो उस एरिया में काम कर सकती है, मतलब डिमांड और सप्लाई के हिसाब से काम कर सकती है। जहां पे उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिले, जहां उन्हें सबसे ज्यादा सस्ते में रॉ मटेरियल मिले, वो वहां जाके अपना काम कर सकती है। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन में बच्चों ये भी एक फायदा हो गया। एक्सपेंशन ऑफ अ प्रोडक्शन कैपेसिटी। हाँ देखो बच्चों, बिफोर लिबरलाइजेशन पॉलिसी के पहले क्या होता था पता है, जो भी प्रोडक्शन, जो भी उत्पादन आप करते थे उसमें भी आपको लाइसेंस देना पड़ता था, और आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ता था कि भाई ये लाइसेंस ले लो और हम एक दिन में इतना प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन क्या होने लगा, ये भी एक तरीके का बेकार साबित हो गया ये सिस्टम। तो आफ्टर लिबरलाइजेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि भाई प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जितना चाहो प्रोडक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। देखो होता क्या था बिफोर लिबरलाइजेशन पॉलिसी में, होता एक्चुअली में क्या था, बाहर की कंट्रीज, और ये मान लो ये इंडिया, ये बाहर की कंट्रीज है। ठीक है, तो इंडिया क्या करता था, बाहर की कंट्री से इंपोर्ट का मतलब है बच्चों परचेज करना। ठीक है, तो इंडिया क्या करता था, बाहर की कंट्री से कुछ ज्यादा खरीदता नहीं था, मैंने क्रॉस बनाया मतलब खरीदता नहीं था। ठीक है, तो इससे क्या हो गया बच्चों, बहुत घाटा हो गया। अब बाहर की कंट्री से खरीदता नहीं था तो बाहर की कंट्री की टेक्नोलॉजी अब इंडिया में आती भी नहीं थी, तो ये भी घाटा हो गया। अब क्या हो गया आफ्टर लिबरलाइजेशन पॉलिसी में, ठीक है, जैसे लिबरलाइजेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाया तो वहां पे क्या किया, गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट ने उन्होंने कहा कि अब हम बाहर की कंट्री से भी सामान खरीदेंगे। अब सामान खरीदते थे बच्चों तो बाहर की कंट्रीज की टेक्नोलॉजी जो थी वो इंडिया में भी आने लगी, जिसके कारण बाहर की कंट्री की टेक्नोलॉजी इंडिया में बढ़ने लगी, और इंडिया भी क्या लगा अच्छा, उसका भी मतलब इंडिया की भी सिचुएशन अच्छी होने लगी। ठीक है, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स थी मैंने अभी आपको बताया, ये जितनी भी बच्चों यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जैसे ये ठीक है, जितनी भी सतह रिजर्व थी, स्मॉल स्केल एरिया थी, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी बच्चों, हम लोगों ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के थ्रू क्या कर दिया, खत्म कर दिया। वैसे ही हमें क्या करना है, ये टॉपिक्स में भी, फाइनेंशियल में भी वही पढ़ना है, फिजिकल में भी वही करना है, एक्सटर्नल में भी वही करना है। तो अब हम फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। अब बच्चों इसमें इसका मतलब ये है, ये एक्चुअली में ये जो टॉपिक है ना, ये बैंक से रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड है। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे कि ये सारी चीजों में इनको मतलब क्या प्रॉब्लम फेस हुआ करती थी। ठीक है, तो ये हम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में जानेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज ये समझनी है कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो ये एक्चुअली बैंक, स्टॉक मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या किया, लिबरलाइजेशन पॉलिसी के थ्रू सॉल्व किया। अभी कैसे किया ये जानते हैं, लेकिन इससे जाने से पहले, इसको समझाने से पहले मुझे आपको दो टर्म्स के बारे में समझाना है। देखो हर कंट्री में ना, हर कंट्री में उनका एक सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक। ठीक है, हर कंट्री में उसका एक खुद का सेंट्रल बैंक होता है, और हर कंट्री में बच्चों कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं। अब जो सेंट्रल बैंक होता है ना, हर कंट्री में सिर्फ एक होता है, लेकिन कमर्शियल बैंक बच्चों बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब आपको ये चीज याद रखना है कि इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, और वैसे ही इंडिया में बहुत सारे कमर्शियल बैंक भी है, जैसे हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे क्या है, मतलब ये सारे क्या है, कमर्शियल बैंक है। तो आरबीआई को छोड़ के इंडिया में जितने भी सारे बैंक है वो सारे बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक है। आप ऐसे समझ सकते हो कि सेंट्रल बैंक इज फादर, सेंट्रल बैंक बाप है या फिर फादर पापा, और कमर्शियल बैंक क्या है, बेटा। ठीक है, कमर्शियल बैंक क्या है, बेटा। तो सेंट्रल बैंक इज योर फादर और कमर्शियल बैंक इज सन। ठीक है, तो इसे ही आप समझ लो कि सेंट्रल बैंक सबका बाप है। ठीक है, तो हर कंट्री में सेंट्रल बैंक होता है और वो सिर्फ एक ही होता है, लेकिन हर कंट्री में कमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं। तो वैसे इंडिया की कमर्शियल सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, और कमर्शियल बैंक का आपको पता ही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी बहुत सारे बैंक हो गए, उसे हम कमर्शियल बैंक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज देखना कि बच्चों जो हमारी इंडिया की सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बच्चों ये बिफोर लिबरलाइजेशन पॉलिसी, जब हम लोग ने इंडिया की गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी नहीं लाया था, उसके पहले सेंट्रल बैंक क्या करती थी बच्चों, रेगुलेटर पॉलिसी को फॉलो करती थी। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी ला ली तो आरबीआई ने क्या कर लिया, फैसिलिटेटर पॉलिसी को फॉलो करना चालू कर दिया। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, ऐसा समझ सकते हो कि हम क्या हो गए, रेगुलेटर पॉलिसी से शिफ्ट हो गए, रेगुलेटर पॉलिसी से शिफ्ट हो गए ये फैसिलिटेटर पॉलिसी में। ठीक है, वैसा भी समझ सकते। तो हम पहले फॉलो करते थे, आरबीआई फॉलो करती थी रेगुलेटर पॉलिसी, और फिर उसके बाद जैसे लिबरलाइजेशन पॉलिसी आ गई तो उसके बाद आरबीआई का क्या करने लगी, फैसिलिटेटर पॉलिसी को फॉलो करने लगी। अब यहाँ पर मुझे और चीज आपको बताना है कि बच्चों जो भी कंट्री का मतलब जो भी हर कंट्री में जो भी सेंट्रल बैंक होता है ना, वो क्या करता है, जितनी भी कंट्री में पैसों से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारी बातों का ध्यान सेंट्रल बैंक रखता है। ठीक है, तो जैसे इंडिया का पूरा जो भी पैसे से रिलेटेड जो भी काम है उस काम का ध्यान कौन रखता है, आरबीआई रखता है, सेंट्रल बैंक ऑफ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी के पहले ना आरबीआई क्या करता था रेगुलेटर पॉलिसी में, इसमें क्या होता था बच्चों, कमर्शियल बैंक जो भी हुआ करती थी ना, तो उनको क्या करना पड़ता था, फिक्स इंटरेस्ट रेट देना पड़ता था, जो क्या करती थी आरबीआई डिसाइड करती थी। मतलब कमर्शियल बैंक, देखो जैसे कमर्शियल बैंक क्या कर सकती है आज के समय में, कमर्शियल बैंक जैसे इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जैसे मे बी आपको लोन चाहिए, ठीक है, तो बैंक क्या करती है, आप वो आपको लोन देगी और बैंक ये डिसाइड करती है कि लोन आपको कितने इंटरेस्ट में देगी। जैसे मान लो आपने सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कर रहा है बैंक में, तो बैंक आपको ये बताएगी कि उसमें बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देगी, तो मैं उस इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों जो भी इंटरेस्ट रेट है ना, पहले लिबरलाइजेशन पॉलिसी के पहले जो भी इंटरेस्ट रेट था ना, वो आरबीआई क्या करती थी, कमर्शियल बैंक डिसाइड करती थी। लेकिन जैसे लिबरलाइजेशन पॉलिसी आ गई ना, तो आरबीआई ने बोला सारी कमर्शियल बैंक को कि भाई हम तुम्हें आजाद करते हैं, तुम अपने आप से जो भी तुम्हें इंटरेस्ट रेट अपनी बैंक के लिए सुटेबल लगे, अच्छा लगे, तुम वो अपने आप क्या कर लेना, डिसाइड कर लेना, ठीक है। तो पहले क्या करती थी आरबीआई, उनका खुद डिसाइड करती थी, लेकिन अब आरबीआई ने क्या कर दिया, उन्हें छोड़ दिया, अब वो अपना कमर्शियल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट खुद डिसाइड कर सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही चीज लिखी है। अब बच्चों होने क्या लग गया, जब ये वाली जो पॉलिसी थी, रेगुलेटर पॉलिसी जो आरबीआई फॉलो करती थी, इससे बहुत घाटा ही घाटा था, लेकिन जैसे फैसिलिटेटर पॉलिसी आ गई ना, तो इससे बहुत फायदा हुआ। इवन तक ये फायदा हो गया, इसका रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिखा, देखो एरो डाल के, यहाँ पे मैंने एरो लेके गया, इसका रिजल्ट ये होने लग गया बच्चों की बाहर की जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, एफ आई आई मतलब एफ का मतलब है फॉरेन, आई का मतलब है इंस्टीट्यूशनल, आई का मतलब है इन्वेस्टर्स। तो बच्चों बाहर की कंट्री के जो इन्वेस्टर्स थे ना, वो इंडिया में अब आके पैसा अपना लगाना लगी, ठीक है, जैसे इंडिया ग्रो करने लगा, जिसके कारण इंडिया की जीडीपी ग्रोथ करने लगी, ठीक है। तो बच्चों ये है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तो आपको एग्जाम में पूछे तो ये सारी चीज आपको एक्सप्लेन करना है। अब है बच्चों हमारे पास फिस्कल रिफॉर्म। अब ये फिस्कल रिफॉर्म क्या रहता है, देखो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या होता है बच्चों, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इसको मैं आपको समझाता हूँ इजी शब्दों में। देखो देखो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। देखो रेवेन्यू का मतलब बच्चों होता है पैसा आना, पैसा आपके पास आ रहा है तो उसे आप रेवेन्यू कहेंगे। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बच्चों, जब आपके पास पैसा जो है, आपके पास जो पैसा है वो जब आपके पास आपके हाथ से चला जाता है, ठीक है। तो हमेशा आपके पास रेवेन्यू होना चाहिए और एक्सपेंडिचर आपका कम होना चाहिए। रेवेन्यू हमेशा ज्यादा होना चाहिए, एक्सपेंडिचर हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप भी तो यही चाहोगे ना कि आपके पास पैसा आए, तो पैसा आने का मतलब है रेवेन्यू। पैसा, और आप हमेशा चाहोगे कि पैसा आपके पास कम से कम जाए, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कम हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना बच्चों, आपका जो रेवेन्यू है ना वो बहुत तरीकों से आ सकता है। जैसे आपके फादर में भी सैलरी कमा के आपके पास पैसा आ सकता है, मे बी आपका बिजनेस हो, बिजनेस से जो भी पैसा है उससे भी आपके पास रेवेन्यू आ सकता है, ठीक है। तो बच्चों जैसे जिस तरीके से आपके पास पैसा आता है ना सैलरी या फिर बिजनेस की इनकम के थ्रू, वैसे ही गवर्नमेंट के पास भी क्या आता है, रेवेन्यू आता है। गवर्नमेंट के पास भी पैसा आता है। पैसा कहाँ से आता है, उनके पास टैक्स से आता है। आपको पता है ना गवर्नमेंट आपकी हर चीज में मतलब टैक्स लगाती है, आपकी प्रॉपर्टी में हर जगह आपको टैक्स लगाती है। तो बच्चों जो टैक्स का पैसा ना ये क्या होता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। तो गवर्नमेंट का टैक्स क्या, उनके लिए पैसा है, एक तरीके से उनके लिए वो पैसा आना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों, टैक्स लेके अपना रेवेन्यू को कलेक्ट करती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज जानना है कि बच्चों जो टैक्स होता है ना, ये दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है बर्डन कैन नॉट, यहाँ पे मैंने एरो डाल के लिखा है नॉट बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स। इनडायरेक्ट का मैंने टैक्स का लिखा है बर्डन कैन बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स। देखो डायरेक्ट टैक्स का मतलब बच्चों ये टैक्स ना सिर्फ आपके ही ऊपर लगता है। देखो मतलब मान लो कि आपका घर है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसके आपके घर में भी टैक्स लगाएगी। तो आपके घर है तो आपको इसका टैक्स आपको ही भरना पड़ेगा, ठीक है। आपका घर है तो आपको ही इसका टैक्स भरना पड़ेगा। आप कोई बोल नहीं सकते एबीसी सर, आप कोई गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकते सर आपने कोई मेरा ये दोस्त है एबीसी इससे पैसा ले लो, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसे कहते हैं, ऐसे टाइप को टैक्स कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, जो सिर्फ आपके ही ऊपर लगता है। आप इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। आप किसी को गवर्नमेंट को ऐसे नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट यार मैं टैक्स नहीं दे पाऊंगा अपने वाला, आप किसी और से ले लो, तो आप इसको शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही लिखा है बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन टू अदर। टैक्स क्या रहेगा बच्चों, देखो मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, टैक्स गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात है, गवर्नमेंट के लिए टैक्स अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए टैक्स ना क्या है, बेकार बात है। आपके लिए टैक्स क्या बर्डन है, ठीक है, आपको टैक्स देना पड़ता है, आपके लिए बर्डन रहता है, ठीक है। तो यही लिखा है मैंने बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, तो आप अपना बर्डन किसी और को नहीं दे सकते। तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे एग्जांपल आ गया इनकम टैक्स, ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्स का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि सपोज करना आप, ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है, ठीक है। आपके फ्रेंड की ना बर्थडे पार्टी, आपका फ्रेंड ने सीधा डोमिनोज लेके गया, आपको बोला कि भाई मैं तो आपने आपका फ्रेंड आपने आपको बोला कि भाई चल यार मैं तुझे डोमिनोज खिलाता हूँ। अब देखो एक पिज्जा वो लेगा अपने लिए, एक पिज्जा लेगा वो आपके लिए, ठीक है। अब अगर आप देखोगे एक पिज्जा आप खाओगे, एक पिज्जा ये खाएगा, है ना। तो अगर हिसाब से आप ऐसी मतलब अगर आप लॉजिकली देखोगे तो आप इस पिज्जे को खा रहे हो तो इसका पैसा आपको देना पड़ेगा, ये आपका फ्रेंड इस पिज्जा को खा रहे हो तो इसका पैसा इसको देना पड़ेगा,
ठीक है। और आपको पता है कि जैसे आप कोई भी डोमिनोज या केएफसी से आप जब कुछ भी चीज लेते हो, वो कहीं भी जैसे सबवे हो गया, कहीं से भी आप जब लेते हो, लाइन से लेते हो, तो हर जगह आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, मतलब जो अगर आपने डोमिनोज से भी लिया ना, तो आप देखना वहां पे आपको टैक्स भी देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आपका फ्रेंड ने आपको लेके आया, आपके फ्रेंड ने बोला कि चल मैं तुझे अपनी बर्थडे पार्टी दूंगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, आपको डोमिनोज पिज्जा में ले गया, लेकिन यहाँ पे दो पिज्जा किया, एक अपने लिए एक आपके लिए। अब हिसाब से देखा जाए, ये वाला पिज्जा आपको मिलेगा, ये वाला पिज्जा इसको मिलेगा, लेकिन ये जो आप खा रहे हो, ये वाला पिज्जा, इसका टैक्स तो आप लॉजिकली आपको भरना चाहिए अपनी पॉकेट से। ठीक है, आपका फ्रेंड को इसका पिज्जा का जो पैसा है टैक्स, वो इसको भरना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, आपका जो फ्रेंड है अपनी बर्थडे पार्टी दे रहा है, तो ये जो आपको जो पैसा देना चाहिए ना, वो आपका फ्रेंड दे रहा है। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे अपना जो टैक्स जो देने वाला है, वो आप अपने अपने फ्रेंड को शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका फ्रेंड तो कह रहा है ना कि भाई मैं तुझे अपना बर्थडे पार्टी का पैसा, मतलब मैं तुझे अपने बर्थडे पार्टी में लेके जा रहा हूँ, तो सारा खर्चा मेरी तरफ से। तो ये जो टैक्स दे रहा है, ये अपना भी टैक्स खुद ही भर रहा है, ये इलॉजिकली आप देखोगे आपका भी टैक्स, आपने क्या कहते हैं इसको शिफ्ट कर दिया, तो ये आपका भी टैक्स क्या कर रहा है, ये भी आपके पीछे का भी टैक्स यही भर रहा है। तो बच्चों ऐसे जो टैक्स होते हैं ना बच्चों, इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जिसका बर्डन आप किसी और को इसमें डाल सकते हो, जैसे एग्जाम्पल सेल्स टैक्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों क्या होता था, जब आपके पास बिफोर लिबरलाइजेशन पॉलिसी, बीएलपी का मतलब है बिफोर लिबरलाइजेशन पॉलिसी, जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी नहीं थी, उसके पहले क्या था बच्चों, जो टैक्स स्ट्रक्चर था ना बच्चों, बहुत कॉम्प्लेक्स था, मतलब बहुत हार्ड था, बहुत मतलब उसको डिफिकल्ट था समझना। ठीक है, लेकिन जैसे आफ्टर लिबरलाइजेशन पॉलिसी ना बच्चों, टैक्स क्या हो गया, इजी हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये एक तरीके का फायदा हो गया। और आपको तो और एक चीज पता है कि हमारी गवर्नमेंट ने और इजी कर दिया हमारे लिए उन्होंने क्या ला दिया, जीएसटी का टैक्स सिस्टम ला दिया। अभी जीएसटी का टैक्स सिस्टम बच्चों ऐसा होता है, देखो जैसे मान लो कि आपके जीएसटी में, मतलब जब जीएसटी नहीं था ना बच्चों, उसके पहले क्या होता था, आपको मतलब आपका स्टेट है और आपका सेंट्रल है। ठीक है, मान लो कि महाराष्ट्र में रहते हो, तो आपको ना महाराष्ट्र का टैक्स अलग भरना पड़ेगा। मे बी आप मान लो कि आप मतलब ऐसे समझो कि मान लो कि आपको सामान बेचना है कोई और अदर स्टेट में। ठीक है, तो सबसे पहले आप महाराष्ट्र का टैक्स आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपको कोई और स्टेट का टैक्स भरना पड़ेगा, फिर आपको ना कहीं ना सेंट्रल जो गवर्नमेंट है ना उसको भी टैक्स भरना पड़ेगा। तो जीएसटी जब नहीं था ना, तो ये सारी प्रॉब्लम आती थी, मतलब इंसान को पता नहीं चलता था, उसको हर जगह टैक्स अलग अलग भरना पड़ता था। लेकिन जब बच्चों जैसे जीएसटी आ गया ना, तो जीएसटी ने क्या कर दिया, आपस में सबको जोड़ दिया। उसने कहा कि बस अब एक ही टैक्स सिस्टम चलेगा, तो इससे ना लोगों को बहुत ईजी समझ में, मतलब ईजी सिस्टम उसे लगने लगा। ठीक है, तो बच्चों लिबरलाइजेशन जैसे आ गया ना, तो बच्चों हमारा टैक्स सिस्टम क्या हो गया, ईजी हो गया, लेकिन पहले हार्ड था। लेकिन ये जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि आपको एग्जाम से पूछ सकता है कि टैक्स कौन से टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, वो मैंने आपको बेसिकली बता दिया। तो बच्चों ये है बच्चों फिस्कल रिफॉर्म। तो फिस्कल रिफॉर्म बच्चों ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एक तरीके की प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, जो हमने लिबरलाइजेशन के थ्रू कर दिया। क्योंकि लिबरलाइजेशन सिस्टम जब नहीं था तो प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि हमारा टैक्स सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन जैसे ही लिबरलाइजेशन पॉलिसी आ गई, तो हमने इस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया और हमने टैक्स सिस्टम को ईजी बना दिया। वो तभी पॉसिबल हुआ जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई। अब बच्चों ये जो टॉपिक है आखिरी वाला, ये हम लोग तो सारे कर लिए, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब हम ये है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो ये ना दो टॉपिक्स में डिवाइडेड है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म और एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। बच्चों फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म ना, मैं अगर आपको बताऊं ना, तो ये अगेन मैं अगर आपको पिछले वाली जो चैप्टर्स है, जो मैं इसकी लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा नीचे, ये देखो, हाँ ये देखो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। बच्चों इस टॉपिक में ना आपको ये वाले चैप्टर देखना ही पड़ेगा। तो एक फॉरेन एक्सचेंज रेट और मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट एक चैप्टर पढ़ा था, जिससे आपको इजीली इसके बारे में समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि ये आपको क्या करना पड़ेगा, बीओपी एक बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर है, ठीक है, और एक फॉरेन एक्सचेंज रेट करके चैप्टर है। वो जो चैप्टर आप करोगे तो इजिली आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद हम लोग ने क्या कर लिया, दो कंसेप्ट लाया, डेवल्यूएशन ऑफ करेंसी और डिमांड एंड सप्लाई वाला। तो ये पॉलिसी आई, जिसके कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो गई। तो यहाँ वो चैप्टर देखने में आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमें बहुत सारी चीजें सस्ती लगने लगी, तो अपने आप ही वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अभी पॉसिबल नहीं है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इसी का एक दूसरा पार्ट है। यहाँ पे क्या होता था बच्चों, हम लोग ने क्या कर दिया, इंपोर्ट कोटास को, वही मैंने आपको बताया, हम लोग ने खत्म कर दिया। पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, जो हम इंडस्ट्री पर लाइसेंस लगाते थे, उसको खत्म कर दिया। इंपोर्ट सब्सिट्यूशन वाला जो था, हम अपनी इंडिया की कंट्रीज को, इंडिया की जो भी कंपनीज को प्रोटेक्ट करते थे बाहर की कंट्री से, उसको भी हटा दिया, वो सिस्टम भी। तो ओवरऑल आप देखोगे तो बच्चों ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी खत्म हो गई लिबरलाइजेशन के आने से। ठीक है, तो यहाँ पे लिबरलाइजेशन का मतलब यही है, जो हम बिजनेस में फालतू के रिस्ट्रिक्शन लगाया करते थे, उसको हम लोगों ने हटा दिया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। ठीक है, और जो हमारी कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, फिजिकल रिफॉर्म और एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, इन चारों में हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हर चीज इन चारों में अपनी अपनी प्रॉब्लम थी, और ये सारी प्रॉब्लम्स को हमने लिबरलाइजेशन के थ्रू सॉल्व कर दिया। तो ये हम लोग ने इस इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन में हम लोग ने सीख लिया। तो होपफुली आप फटाफट क्या करो, नोट कर लो। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप सारी चीजों को नोट करते जाना। ठीक है, मैं कैमरा को थोड़ा वो कर देता हूँ।
ठीक है, तो ये सारी चीजों को बच्चों आप क्या कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, ठीक है बच्चों। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है, और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस आप हमारी वेबसाइट में ज़रूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज़ मिल जाएगी और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल के कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज़ फ्री में देते हैं। तो गाइस इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। होगा वो होगा प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। ठीक है, बहुत ही सरल टॉपिक है, आप सभी बस मेरे साथ सुनते जाइएगा, आपको एक्चुअली में समझ में आ जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन क्या चीज है। ठीक है, तो ये एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो टॉपिक है वो है, आज हम प्राइवेटाइजेशन के ऊपर करेंगे, जो कि आपका इंडियन इकोनॉमिक का टॉपिक है। इसकी अगर आपने पहली वाली पार्ट्स नहीं देखी होगी इस चैप्टर की, तो आपको सारी पार्ट्स प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो हालांकि आप प्राइवेटाइजेशन का मतलब जानते हैं। देखो सबसे पहले आप जानो कि रूल का मतलब क्या होता है। रूल का मतलब होता है पावर। रूल का मतलब क्या होता है, पावर। ठीक है, तो जब आप पब्लिक सेक्टर की पावर या रोल को कम कर दोगे और प्राइवेट सेक्टर की रोल यानी पावर को बढ़ा दोगी, तो हम उसे कहेंगे प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो मीनिंग अगर मैं आपको इंग्लिश में बताऊं, प्राइवेटाइजेशन मींस डिक्रीजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीजिंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, उसे हम प्राइवेटाइजेशन कहेंगे। अगर आप बच्चों इसका नाम ही देखोगे प्राइवेट, देखो प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, तो प्राइवेट करना, इस वर्ड का मतलब है प्राइवेट करना। तो जैसे आप पब्लिक सेक्टर के पावर को कम कर दोगे, प्राइवेट सेक्टर की पावर को बढ़ा दोगे, तो अपने आप क्या हो जाएगी, वो चीज प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, मतलब वो क्या होगी, प्राइवेट होते जाएगी। ठीक है, तो इसके नाम से ही आपको इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चों प्राइवेटाइजेशन करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, पहला तरीका और दूसरा तरीका। मैं पहले आपके साथ पहला तरीका शेयर करता हूँ। देखो सबसे पहला तरीका है हमारे पास, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, कभी कभी ना पब्लिक इंटरप्राइजेस मतलब पब्लिक की मतलब पब्लिक मतलब बच्चों, एक चीज अभी बता दो, पब्लिक सेक्टर मतलब बच्चों गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर हमेशा गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो अगर मैं यहाँ पे पब्लिक इंटरप्राइजेस कहूँ या फिर गवर्नमेंट कंपनी भी कहूँ, तो उसका मतलब एक ही है। तो बच्चों कभी कभी क्या हो जाता है, गवर्नमेंट की इंटरप्राइजेस में क्या हो जाता है, बहुत सारा लॉस हो जाता है। ठीक है, लॉस हो जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो अपनी गवर्नमेंट कंपनी या पब्लिक इंटरप्राइजेस को क्या कर देती है, सेल कर देती है प्राइवेट इंटरप्राइजेस को। गवर्नमेंट कंपनी बोलेगी अरे भाई, गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनीज को बोलेगी कि भाई अरे यार हमारा ना जो गवर्नमेंट कंपनी ना बहुत लॉस में आ जा रहा है, एक काम करो हमारी कंपनी को ना तुम खरीद लो। ठीक है, तो गवर्नमेंट या फिर पब्लिक इंटरप्राइजेस क्या करती है, अपनी कंपनी को, अपनी पब्लिक इंटरप्राइजेस को सेल कर देती है प्राइवेट इंटरप्राइजेस को। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है बच्चों, देखो वापस से क्या हो गया यहाँ पे, पब्लिक इंटरप्राइजेस का या फिर पब्लिक का रोल क्या हो गया, कम हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे आप बेच दोगे इन्हें, तो प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या हो जाएगा, वापस से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पहला तरीका। अगर मैं सेल की जगह ट्रांसफर भी लिखूं ना, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही है, सेल बोल दो या फिर ट्रांसफर बोल दो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो पहला तरीका ये होता है प्राइवेटाइजेशन करने का, जब गवर्नमेंट कंपनी या पब्लिक इंटरप्राइजेस अपनी इंटरप्राइजेस को सेल कर देती है या ट्रांसफर कर देती है प्राइवेट इंटरप्राइजेस को, तो एक ये तरीका होता है जिसके कारण प्राइवेटाइजेशन होता है। दूसरा तरीका होता है बच्चों, कभी कभी क्या हो जाता है, जॉइंट इंटरप्राइज में, जैसे आपको पता है, पहले तो मैं बता दूं जॉइंट इंटरप्राइज क्या होता है। देखो जॉइंट इंटरप्राइज मतलब एक ऐसी इंटरप्राइजेस जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम कर रहे हैं, उसे हम जॉइंट इंटरप्राइजेस कहते हैं, जो कि आपने क्लास 11 के चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने पढ़ के रखा है जॉइंट इंटरप्राइजेस का मतलब। ठीक है, तो जॉइंट इंटरप्राइजेस मतलब जहां पे गवर्नमेंट कंपनीज या गवर्नमेंट सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट कह दो या पब्लिक सेक्टर एक ही है, ठीक है, या फिर प्राइवेट सेक्टर जब आपस में मिलकर काम करते हैं उसे हम जॉइंट इंटरप्राइजेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों दिल्ली मेट्रो, ठीक है, दिल्ली मेट्रो की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली मेट्रो में क्या बच्चों, दिल्ली मेट्रो है ना, वो क्या है, जॉइंट इंटरप्राइजेस है, जहाँ पे दिल्ली मेट्रो में क्या होता है ना, दिल्ली मेट्रो गवर्नमेंट के हाथ में भी और प्राइवेट के भी हाथ में है। ठीक है, तो दोनों आपस में मिलकर दिल्ली मेट्रो को चलाते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपने जॉइंट इंटरप्राइज का मतलब समझ लिया होगा। तो बच्चों जब जॉइंट इंटरप्राइजेस होता है ना, तो गवर्नमेंट के हाथ में भी कंट्रोल रहता है, या पावर बोल दो, कंट्रोल या पावर भी बोल दो, या रोल कह दो या फिर पावर भी कह दो। ठीक है, और प्राइवेट के पास भी बच्चों क्या होती है, पावर होती है। ठीक है, पावर कह दो या रोल कह दो या फिर कंट्रोल कह दो, एक ही मतलब है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास भी और प्राइवेट के पास भी, दोनों के पास ना कुछ कुछ कंट्रोल होता है। सपोज करना कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो कि दिल्ली मेट्रो के लिए 50% जो कंट्रोल था गवर्नमेंट के पास था, 50% था प्राइवेट के पास। ठीक है, दोनों के पास बराबर बराबर कंट्रोल था। ठीक है, जॉइंट इंटरप्राइज में। ठीक है, तो
50-50 का कंट्रोल मतलब बच्चों यहाँ पे मैं और एक चीज बता दूं, मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास था, मतलब गवर्नमेंट का 50% का ओनरशिप है जॉइंट सेक्टर में, हम ऐसा कहते हैं रियल भाषा में कि गवर्नमेंट के पास जॉइंट इंटरप्राइज में 50% का ओनरशिप है, 50% का ओनरशिप है। ठीक है, वैसे यहाँ पे जॉइंट इंटरप्राइज में मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के पास 50% ओनर शेयर है ये वाली जॉइंट इंटरप्राइजेस का। ठीक है, तो बच्चों 50% ओनरशिप है गवर्नमेंट के पास, 50% ओनरशिप है प्राइवेट के पास। अब देखो कभी कभी क्या हो जाता है, गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों, गवर्नमेंट ये करती है कि वो प्राइवेटाइजेशन कर देती है, मतलब वो कहती है कि भाई हम ना अपनी जो ओनरशिप है मतलब 50% से मतलब गवर्नमेंट कहती है प्राइवेट वालों को कि भाई हम ना अपना ओनरशिप ना क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, 50 से हम क्या कर रहे हैं 30 में कम कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों बताओ कि अब 50-50 100 हो गया था, अब मान लो कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम अपना ओनरशिप कम कर देंगे, 30 कर दिया, तो अब बच्चा 70 100 में से मतलब 100 में से आप 30 माइनस करोगे तो 70 बचेगा। तब यहाँ पे आप देखना वापस यहाँ पे क्या हो गया, ये प्राइवेट का सेक्टर का बच्चों रोल क्या हो गया, बढ़ गया, और प्राइवेट पब्लिक सेक्टर का बच्चों रोल क्या हो गया, कम हो गया। तो बच्चों ये भी एक तरीका होता है प्राइवेटाइजेशन करने का। तो प्राइवेटाइजेशन करने का दो तरीका होता है, तो पब्लिक इंटरप्राइजेस क्या कर देती है, सेल कर देती है प्राइवेट इंटरप्राइजेस को। सेकंड तरीका क्या होता है बच्चों, कभी भी ना जॉइंट इंटरप्राइज जो होता है ना, वहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो गवर्नमेंट का ओनरशिप है तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, अपनी ओनरशिप को कम कर देती है, और अपनी कम कर देती है मतलब अपना कंट्रोल कम कर देती है, और बाकी कंट्रोल पूरा दे देती है प्राइवेट को। ठीक है, तो बच्चों ये भी एक तरीका है जिसके कारण प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों दो तरीके थे, मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया। अब यहाँ पे और एक बात आती है कि जो पहला जो मैंने आपको बताया ना, पहला वाला तरीका, बच्चों इस पहले वाले तरीके को हम डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया कि जब पब्लिक इंटरप्राइजेस ट्रांसफर कर देती है अपनी इंटरप्राइज को प्राइवेट इंटरप्राइजेस को, तो उस प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, तो इसका मतलब ही डिसइन्वेस्टमेंट होता है। तो बच्चों जब एक पब्लिक इंटरप्राइजेस प्राइवेट इंटरप्राइजेस को अपनी इंटरप्राइजेस से लिए ट्रांसफर कर देती है ना, तो बच्चों इससे क्या हो जाता है, करप्शन बहुत कम हो जाता है, इनएफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब सॉरी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इनएफिशिएंसी नहीं, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और बच्चों टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है तो टेक्नोलॉजी भी बढ़ने लगती है, यूज टू मैनेज। और बच्चों इससे फिस्कल डेफिसिट भी क्या हो जाता है, मैनेज करने के लिए बहुत यूजफुल होता है। तो बच्चों आप ये एक्चुअल में होता कैसे, देखो करप्शन, देखो होता ये है कि बच्चों जैसी प्राइवेट के पास ना, जैसी प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा क्या करना, पावर देना। तो होता क्या है बच्चों इससे, जैसी देखो जैसी ना बच्चों प्राइवेट के पास पावर आ जाती है ना, उससे कहीं ना कहीं करप्शन बच्चों बहुत कम हो जाता है। एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ती है, देखो मान लो कि अमेजन है, ठीक है, ये क्या है अमेजन है, मान लो ये है स्नैपडील, ठीक है, ये है फ्लिपकार्ट और ये है अलीबाबा। आपको पता है बच्चों की ये जितनी भी कंपनीज है ना, ये प्राइवेट कंपनीज है, ये क्या है, ये सारी प्राइवेट कंपनीज है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना कि बच्चों जब यहाँ पे मैं अभी एक चीज बता रहा हूँ, जब प्राइवेट के पास पावर होती है तो उससे फायदे क्या होते हैं, देखो जैसे ना बच्चों प्राइवेट के पास जैसे प्राइवेट इंटरप्राइज प्राइवेट कंपनीज काम करती है ना, तो इनमें क्या रहता है, आपस में एक दूसरे से बहुत कंपटीशन होता है। ये सब ना चाहती है कि ये एक दूसरे से आगे रहे। मान लो कि अमेजन को पता चल गया, मतलब अमेजन ने अपनी कंपनी में एक अच्छी सी टेक्नोलॉजी लाई, तो इससे ना बाकी कंपनीज को भी पता चल जाएगा। तो इससे क्या करेगी, बाकी कंपनीज भी बोलेगी कि भाई अमेजन ने अच्छी टेक्नोलॉजी लाई, हमसे आगे जा सकते हैं, काम करो, हम भी अपनी कंपनी में ये वाली टेक्नोलॉजी ला देते हैं। ठीक है, तो इससे हर कंपनी भी क्या करती थी, अपने अपने पास अच्छी वाली टेक्नोलॉजी ला देती है जो इसके कॉम्पिटिटर के पास है। अब ऐसे मान लो बच्चों स्नैपडील के पास कोई अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, तो बाकी फ्लिपकार्ट अमेजन अलीबाबा को भी पता चल जाएगा कि भाई स्नैपडील के पास एक अच्छी वाली टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ये बाकी कंपनीज भी क्या करेगी, उसके हिसाब से अपने पास भी टेक्नोलॉजी अच्छी लाएगी। तो मतलब आपस में आप देखना प्राइवेट प्राइवेट इंटरप्राइजेस में ना आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन रहता है। तो कॉम्पिटिशन करने के कारण क्या हो जाता है बच्चों, आपस में एक दूसरे से ना बहुत कॉम्पिटिशन करता है कि मैं आगे जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा। तो इसके चलते चलते क्या हो जाता है, वो अपनी कंपनीज की ना टेक्नोलॉजी को बढ़ा देते हैं, वो अपनी कंपनी की क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ती है ना, तो काम बहुत अच्छे से होता है, काम अच्छे से होता है, आउटपुट अच्छे जाता है, आउटपुट अच्छे जाता है, तो बच्चों कंपनी में एफिशिएंसी भी क्या आ जाती है, बढ़ जाती है। तो बच्चों प्राइवेट का यही एक फायदा होता है सबसे बड़ा। अब देखो मान लो कि बच्चों कोई भी कंपनी मतलब कोई भी कंट्री में मान लो जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मान लो कि जितनी भी इंटरप्राइजेस है बच्चों, ये सारी इंटरप्राइजेस है गवर्नमेंट के हाथ में। अब बच्चों गवर्नमेंट के हाथ में रहता है ना, तो गवर्नमेंट को भी पता है यार ये सारी इंटरप्राइजेस तो हमारी ही है। ठीक है, ये जितनी भी मान लो स्टील कंपनी है, ठीक है,
कपड़े बनाने की कंपनी है, गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनीज है बच्चों, मान लो कि सारी कंपनीज गवर्नमेंट की है, तो बच्चों गवर्नमेंट क्या रहती है, हमेशा रिलैक्स बैठी रहती है। उन्हें पता रहता है कि यार ये तो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी को क्या होगा, हम तो खुद ही गवर्नमेंट है, खुद ही कंट्री चलाएंगे, हमारी कंपनी को कौन हटाएगा, ठीक है, वो वाली बात आ जाती है। तो इसी कारण क्या हो जाता है बच्चों, गवर्नमेंट हमेशा रिलैक्स बैठी रहती है, एकदम आराम से बैठी रहती है। लेकिन जो भी प्राइवेट इंटरप्राइजेस रहती है ना, इन्हें आपस में क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं, इन्हें डर रहता है कि भाई इनके कॉम्पिटिटर्स के कारण इनकी कंपनी बंद ना हो जाए, तो वो क्या करते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को हमेशा कम्पीट करते रहते हैं, ठीक है, अच्छी टेक्नोलॉजी लाते हैं कि अपने कॉम्पिटिटर्स के आगे चले जाए। तो इसी कारण क्या हो जाता है बच्चों, वो टेक्नोलॉजी अच्छी से रहती है, एफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण करप्शन भी बच्चों कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, तो गवर्नमेंट में बच्चों सब रिलैक्स बैठे रहते हैं, ठीक है। इसके कारण गवर्नमेंट वर्कर्स भी है ना, वो भी आराम से बैठे रहते हैं। तो इसी कारण क्या हो जाती है बच्चों, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण आप देखोगे बेसिकली गवर्नमेंट कंपनीज रहती है जो एक्चुअली में वो क्या हो जाती है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा लॉस फेस कर, जैसे एयर इंडिया हो गया, ठीक है, सब एक्चुअली में लॉस में जाती है बहुत ज्यादा, इसी इसी के वजह से, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, प्राइवेटाइजेशन करते हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन करने के एक्चुअल में फायदे भी ज्यादा रहते हैं, लेकिन नुकसान एक्चुअल में बहुत कम होते हैं, ठीक है। फायदे और नुकसान के बारे में मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा गेन्स और लॉसेस में, ठीक है। लेकिन अभी आप एक स्टोरी के से जान लो कि सबसे ज्यादा प्राइवेटाइजेशन की तकनीक से बच्चों बहुत ज्यादा फायदे भी होते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है हमारे यहाँ पे, वो ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन करती है, मतलब प्राइवेट को अपनी पावर देते जाती है, प्राइवेट को अपनी रोल मतलब पावर बढ़ाने देती है, और पब्लिक को अपनी पावर को कम करने देती है, ठीक है। तो यही एक रीजन है। अब मैं अगर इसके फायदे और नुकसान की बात करूं, तो देखो इसका बच्चों फायदा ये है, सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट। इससे क्या हो जाता है बच्चों, देखो आप सभी को पता है कि सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब, यहाँ पे मैं बता दूं, सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब है प्रॉफिट कमाना। आप सभी को पता है प्रॉफिट कौन कमाता है, प्राइवेट कंपनीज कमाती है। सोशल इंटरेस्ट का मतलब है बच्चों सोशल वेलफेयर, मतलब एक तरीके से बच्चों सोशल वेलफेयर का मतलब है भला करना, ठीक है। तो भला कौन करता है, पब्लिक इंटरप्राइजेस करती है, ठीक है। तो पब्लिक इंटरप्राइजेस एक्चुअल में गवर्नमेंट के हाथ में रहती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के हाथ में रहती है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों का बस भला हो। तो सोशल इंटरेस्ट का मतलब होता है बच्चों सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर ये किसका काम होता है, पब्लिक इंटरप्राइजेस या फिर गवर्नमेंट का हाथ होता है। लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट बच्चों प्रॉफिट, इसका मतलब सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब प्रॉफिट अर्न करना रहता है, प्रॉफिट और कमाता कौन है, प्राइवेट इंटरप्राइजेस कमाते हैं। तो बच्चों इससे होता क्या है, देखो आप अगर किसी को भी बोलोगे कि भाई तू फ्री में काम कर अपने पूरे जीवन भर, तो क्या वो बंदा काम करेगा। अगर वहीं पे आप उस बंदे को बोल दो कि भाई तू ये काम कर दे, मैं उसके बदले तुझे पैसा दूंगा, वो बंदा ना क्या करेगा, एकदम अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो बच्चों यही चीज है, इसलिए ना प्राइवेट इंटरप्राइजेस क्या करती है, पैसों के लिए काम करती है। तो जब वो काम करती है ना बच्चों, तो वो एकदम 100% अपना 100% देती है। अब जैसे वो अपना 100% देती है ना, तो उनकी कंपनी का प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा जाता है। लेकिन प्राइवेट यहाँ पे पब्लिक मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट वर्कर्स में क्या रहता है बच्चों, वो उन्हें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बच्चों सोशल वेलफेयर के लिए काम करना पड़ता है, ठीक है। तो वहां के वर्कर्स को भी ना कोई मोटिवेशन नहीं देता, वहां के मतलब वर्कर्स को पता रहता है यार हमें कुछ प्रॉफिट तो मिलने नहीं वाला है, ठीक है, जो भी मिलेगी सैलरी वैलरी मिलेगी, बस वही वही मिलने वाला है। तो उसके कारण वो क्या करते हैं, ज्यादा अच्छे से काम नहीं करते, वो अपना 100% नहीं दे पाते। लेकिन प्राइवेट में क्या रहता है, उन्हें पता है कि अगर हम काम करेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, तो 100% काम करते हैं, जिसके कारण उनके पास प्रोडक्टिविटी ज्यादा आती है। प्रोडक्टिविटी ज्यादा आएगी तो कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो कंट्री की इकोनॉमिक भी बढ़ेगी। ये एक पहला रीजन है जो प्राइवेटाइजेशन का बच्चों एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे हमारी कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सेकंड चीज है प्राइवेट इंटरप्राइजेस वर्क्स इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। हाँ ये देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था, ये जो स्टोरी मैंने बताई थी ना, देखो प्राइवेट क्या करती है, आपस में एक दूसरे से क्या करती है, कम्पीट करती है। तो आपस में जब वो एक दूसरे से लड़ती है ना, तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी कंपनी की टेक्नोलॉजी अच्छी करती है, ठीक है। तो बच्चों जैसे अपनी प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस अपनी टेक्नोलॉजी अच्छी करती है, तो बच्चों कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अपने आप हो जाती है। इसलिए प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा गेन फायदा यही है, ठीक है। अब प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब बच्चों डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, देखो मान लो कि ये जो रिलायंस कंपनी है, मान लो ये रिलायंस कंपनी है, रिलायंस इंटरप्राइजेस है, ठीक है। आपको सभी को पता है कि रिलायंस को धीरू भाई अंबानी जी ने खोला था। अब जैसे धीरू भाई अंबानी जी ने सबसे पहले ना क्या किया था, स्पाइसेस का सबसे पहले अपनी कंपनी मतलब सबसे पहले स्पाइसेस का काम चालू किया, स्पाइसेस का बिजनेस चालू किया था। जैसे उन्हें अपने स्पाइसेस में बिजनेस में फायदा हुआ ना, प्रॉफिट हुआ, तो उन्हें पता चला यार मुझे तो स्पाइसेस बिजनेस में बहुत फायदा हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, फिर अगली बार पॉलिस्टर का बिजनेस चालू कर दिया। जब उन्हें जैसे पता चला मेरा तो पॉलिस्टर बिजनेस भी अच्छे से काम कर रहा है, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपना क्लोथ्स का बिजनेस चालू कर दिया। अब जैसे उन्होंने अपना क्लोथ्स का बिजनेस चालू किया, फिर धीरे से क्या किया, पेट्रोल और स्टील की इंडस्ट्री भी चालू कर दिए। तो बच्चों यही प्रोसेस होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन करना। मतलब जो भी प्राइवेट कंपनीज रहती है ना बच्चों, वो क्या करती है, जैसे उन्हें अपने अपने मतलब मान लो कि उन्होंने पहले स्पाइसेस चालू कर दिया, तो उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें अगर प्रॉफिट हो गया, तो वो क्या करते हैं, दूसरे टाइप के बिजनेस में आते हैं, पॉलिस्टर के बिजनेस में आएंगे। जैसे उन्हें पॉलिस्टर में फायदा हुआ, तो क्लोथ्स के बिजनेस में आएंगे। तो बच्चों यही होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन करना। मतलब आप क्या कहते हो, जैसे आपको पता चलते जाता है कि आपको वो बिजनेस में फायदा होते जाता है, तो आप क्या कहते हो, एक नया नया बिजनेस चालू करते जाते हो। तो बच्चों ये क्या करती है, सिर्फ प्राइवेट कंपनीज कर पाती है।
ठीक है, ये पब्लिक इंटरप्राइजेस नहीं कर पाती, ये सिर्फ एक्चुअल में प्राइवेट इंटरप्राइजेस ही कर पाती है, क्योंकि प्राइवेट इंटरप्राइजेस को क्या करना है, पैसे से मतलब है, प्रॉफिट से मतलब है। तो वो हमेशा चाहेगी कि यार उनका बिजनेस ना हर जगह पे हो, हर टाइप के बिजनेस में हो। तो उन्हें पता है कि अगर वो स्पाइसेस में भी करेंगे तो पैसा आएगा, पॉलिस्टर से करेंगे तो और ज्यादा पैसा आएगा, क्लोथ से करेंगे और ज्यादा पैसा आएगा, पेट्रोल स्टील से करेंगे तो और ज्यादा फायदा है। तो उन्हें प्रॉफिट से मतलब है, इसलिए प्राइवेट क्या चाहता है, हमेशा प्रॉफिट में ज्यादा है, मैक्सिमम। अब बच्चों क्या है, फोर्थ पॉइंट सबसे बड़ा जो फायदा है, प्रमोट्स कंज्यूमर सर्वजिनिटी। हाँ, इसमें क्या हो जाता है बच्चों, हम जो कस्टमर्स होते हैं ना, प्राइवेटाइजेशन के कारण क्या हो जाता है बच्चों, प्राइवेट कंपनी के कारण हमें बहुत ज्यादा चॉइस और क्वालिटी मिल जाती है। देखो, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो अगर गवर्नमेंट आपको राइस देगी ना, तो गवर्नमेंट आपको सिर्फ मतलब मान लो कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो मतलब मान लो कि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप पीपल को राइस लेना है, ठीक है। तो बच्चों गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले आपको राइस देगी। ये राइस ना बच्चों पुअर क्वालिटी का भी हो सकता है। तो बच्चों अब जिस जो भी बंदा रिच होगा ना, उस बंदे को भी ये पुअर क्वालिटी का राइस लेना पड़ेगा, पुअर को भी लेना पड़ेगा, मीडियम क्लास पीपल को भी पुअर का लेना पड़ेगा। तो बच्चों कहीं ना कहीं यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर देती है, उनके ऊपर कंपल्शन डाल देती है कि नहीं भाई, जो राइस हम दे रहे हैं तुम्हें वही खाना पड़ेगा, तुम और कोई नहीं ले सकते हो। लेकिन बच्चों जब प्राइवेट होती है ना, तो बच्चों प्राइवेट कंपनी क्या करती है, अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से क्या करती है, राइस बनाती है। तो जो और उसका प्राइस सेट कर देते हो, जो बंदा जिस भी चीज को जिस भी टाइप का राइस ले सकता है वो ले सकता है, वो भी अच्छा क्वालिटी का लेगा। तो वो जो जो पीपल अच्छा क्वालिटी का खाना चाहता है तो वो अच्छा क्वालिटी का ले ले, जो बेकार क्वालिटी का खाना चाहता है तो बेकार का ले ले। तो क्या हो जाता है बच्चों, ये प्राइवेटाइजेशन के कारण पॉसिबल है। तो एक बंदा, कोई भी बंदे को ना बच्चों, जब वो प्राइवेट कंपनी से कारण ना बच्चों, उसके पास बहुत सी चॉइसेस आ सकती है, वो हमेशा देख सकता है कि भाई मैं ये भी खरीद सकता हूँ, ये भी खरीद सकता हूँ, ये भी खरीद सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सैमसंग हो गई, ठीक है, आपकी एप्पल हो गई, या आपकी बच्चों और भी ओप्पो हो गई, ठीक है बच्चों, और भी जैसे मोटोरोला। तो बच्चों हर कंपनीज क्या है, प्राइवेट कंपनीज है। तो हमें क्या है बच्चों, हमें अगर मोबाइल खरीदना है या फिर कुछ भी चीज खरीदना है, तो हम हमारे पास बहुत सारी कंपनीज के चॉइस है। हमें पता है कि भाई सैमसंग भी है, अमेजन भी है, नोकिया भी है, और भी बच्चों बहुत सारी कंपनीज है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी चॉइस के हिसाब से, वाइडर चॉइस का मतलब हमारे पास चॉइस मतलब बहुत ज्यादा चॉइस हमारे पास मिल जाती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कंपनीज है। हमें सैमसंग का पसंद नहीं आ रहा है तो हम एप्पल में स्विच हो सकते हैं, एप्पल का नहीं आ रहा है तो हम और कोई कंपनीज में शिफ्ट हो सकते हैं। तो बच्चों ये सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के कारण ही पॉसिबल है। अब बच्चों इससे क्या हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी क्या हो जाती है, एक पर्सन की इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट में बच्चों, लेकिन गवर्नमेंट में क्या होता था, गवर्नमेंट में बच्चों जो गवर्नमेंट बोलती थी कि तुम्हें ये खाना है तो तुम्हें यही खाना पड़ेगा, ठीक है, भले ही तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा हो या ना हो, तुम्हें जो गवर्नमेंट देगी वही खाना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट में आपके पास चॉइस ज्यादा मिल जाती है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, प्रमोट्स कंज्यूमर सर्वजिनिटी का मतलब होता है बच्चों फ्रीडम। कंज्यूमर को फ्रीडम मिल जाती है कि वो अपने अनुसार क्या करे, जो भी चीज उसे पसंद है वो अपने अनुसार उस चीज को खरीद सकता है, ठीक है। तो प्राइवेट के कारण ही पॉसिबल है। अब बच्चों से लॉसेस क्या होता है, देखो जैसी प्राइवेट आती है ना बच्चों, तो प्राइवेट में क्या हो जाता है, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से क्या होता है, काम होता है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से क्या होता है बच्चों, काम चलता है। आपको पता है ये सारी चीजें क्या है, मैंने पिछले लेक्चर्स में सारी चीजें बता दी है। तो बच्चों डिमांड और सप्लाई के कारण कभी कभी क्या हो जाता है, प्राइस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बच्चों प्राइस बढ़ते हैं तो बच्चों महंगाई आती है, तो महंगाई आती है ना बच्चों, जैसे पुअर पीपल जो रहते हैं ना बच्चों, इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कभी ठीक है, तो पुअर पीपल को क्या करना पड़ता है बच्चों, सफर डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का मतलब है बच्चों और ज्यादा पॉवर्टी फेस करना पड़ता है, जहाँ पे उनके पास सब खाने के लिए नहीं रहता, पैसे नहीं रहते। तो ये सारी प्रॉब्लम क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है अगर प्राइवेटाइजेशन आ गया तो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये पुअर पीपल को लॉस होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों सिरसिला स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टाउन था बच्चों आंध्र प्रदेश में। एक्चुअली मैं इसके बारे में अभी नहीं बताना चाहता, इसके बारे में मैं आपको अगली लेक्चर में बताऊंगा। बहुत छोटी सी रहेगी, 5 मिनट की लेक्चर, जिसके बारे में बताऊंगा। और आपका नवरत्न और आपके महारत्न, ये सारी चीजें कुछ कुछ टर्म्स है जो मैं इसके बारे में वो आपको थोड़ी लेक्चर में बताऊंगा, 5 मिनट की रहेगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो अभी आप इतनी चीज जान लो कि प्राइस, इससे क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन इंकरेज फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज, जिसके कारण क्या हो जाता है, प्राइस बढ़ जाती है, पुअर पीपल को डेप्रीवेशन सफर करना पड़ता है। सेकंड चीज है बच्चों, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। हाँ बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता है, रिच और पुअर के बीच का जो डिफरेंस है ना बच्चों, वो और बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या हो जाता है, देखो प्राइस, जिसके पास पैसा होता है ना बच्चों, तो अपना बिजनेस चला चला के और भी कुछ कर करके ना बच्चों वो और भी रिच बन जाता है। लेकिन जो पुअर रह जाता है ना बच्चों, वो डिमांड एंड सप्लाई के कारण ना क्या हो जाता है, वो और पुअर कहला जाता है। तो ये सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। तो यही चीज थी जो मुझे आप सभी के साथ एक्सप्लेन करनी थी प्राइवेटाइजेशन में, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन मतलब रोल को, पावर, पब्लिक की पावर को कम कर देना, प्राइवेट की पावर को बढ़ा देना। दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला तरीका है ये डिसइन्वेस्टमेंट वाला, दूसरा तरीका है हम जॉइंट इंटरप्राइजेस में क्या कर देते हैं, गवर्नमेंट की ओनरशिप को कम कर देते हैं, प्राइवेट की ओनरशिप को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। और दूसरा तरीका यह है कि हम क्या करते हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेस को सेल कर देते हैं प्राइवेट इंटरप्राइजेस के, जिसके कारण प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। तो दो तरीके से हो सकता है प्राइवेटाइजेशन। इसके फायदे भी डिस्कस करिए, लॉस भी डिस्कस कर लिया, ठीक है बच्चों। तो होपफुली मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स।